हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इस लेक्चर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवीट में अनुगेय प्रतिबल का टॉपिक देखेंगे कि रिवीट में अनुगेय प्रतिबल क्या क्या होते हैं और कैसे जनरेट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उत्पन्न प्रतिबलों का स्वरूप कि कौन कौन से प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो आइए एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि जब लैप जॉइंट बनाया जाता है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लेट ए और बी को रिवेट कनेक्शन की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, रिवेट कनेक्शन की सहायता से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और आपको पता है कि रिवेट में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो ऊपर का होता है हेड कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सैंग कहा जाता है। क्लियर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि आप यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग एक्सिस पर वर्क करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग समतल में होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है कि जोड़ पर आ रहे बल की प्रवृत्ति रिवेट को सैंग काटने की होती है। यानी कि जब ए पर इधर फोर्स और बी पर इधर फोर्स लगाया जाए तो ये दोनों इस तरीके से खिंचाव में करेंगे तो यहाँ से सैंग टूटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके फलस्वरूप रिवेट में अपरूपण प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि रिवेट कनेक्शन है तो रिवेट में कैसा कौन सा उत्पन्न हो रहा है, शियर यानी अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है। यहाँ से एक पॉइंट समझ में आई। दूसरा पॉइंट है कि इस बल का स्थानांतरण प्रक्रिया में रिवेट यानी सैंक और प्लेट में बने रिवेट होल के तलों के बीच धारण प्रतिबल यानी बेयरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। यहाँ से पॉइंट ध्यान से समझिए इसको कि रिवेट के इसमें सैंक तथा प्लेट के बने रिवेट छिद्र के मध्य, अर्थात जहां पर इस रिवेट को लगाया गया है उस छिद्र के बीच, और रिवेट और सैंक की बात बार बार क्यों कह रहा है, क्योंकि प्लेट के इन साइड में जहां पर होल होंगे वहां पे रिवेट का सैंक जाएगा, न कि हेड जाएगा। इसी वजह से बार बार सैंक की बात की जा रही है। नहीं, सैंक के बीच क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेस धारण प्रतिबल उत्पन्न होता है। यहाँ से आप एक नोट लिख सकते हैं, नोट करके कि रिवेट में कौन कौन से उत्पन्न होते हैं स्ट्रेस, तो शियर एंड बियरिंग स्ट्रेस आपके रिवेट कनेक्शन में उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, अनुगेय प्रतिबल यानी परमिसिबल स्ट्रेस क्या क्या होंगे। तो विवरण यहाँ से 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि पावर ड्रिवेन शॉप यानी कि शक्ति चालित शॉप रिवेट में यदि एक्सियली लोडेड है तो इसके लिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होगा। शियर स्ट्रेस है तो यहाँ भी 100 होगा, लेकिन बेयरिंग स्ट्रेस है तो यहाँ पर 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर का अनुगेय प्रतिबल परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट होगा। दूसरा पॉइंट है हैंड ड्रिवेन रिवेट यानी कि हस्तचलित रिवेट में क्या होगा, यदि एक्सियली लोडेड है तो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर का परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट होगा। शियर के लिए भी 80 है और बीयरिंग जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर का परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, शियर स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस। कौन कौन सा, शियर एंड बियरिंग स्ट्रेस रिवेट में जनरेट होता है। क्लियर, यहाँ से हम लोग कुछ डिफिनीशन को क्लियर करते हैं कि कनेक्शन डिफिनीशन क्या क्या है। ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं, नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट, गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, पिच या स्टैंडर्ड पिच, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। आइए डायग्राम में देखिए, पहले नॉर्मल डायामीटर की बात कर लेते हैं। जो सामान्य रिवेट की डाया क्या होती है, इसे बोलते हैं नॉर्मल, मतलब सामान्य रिवेट का व्यास क्या होगा। तो ये देखिए, ये कनेक्शन में लगाने से पहले यानी कि ठंडे कंडीशन में यदि रिवेट है तो उसका जो डाया होता है इसे हम लोग नॉर्मल डायामीटर ऑफ द व्यास, नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट कहते हैं। यानी कि अभी इसे प्लेटों के बीच नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से
जो डाया होगी सैंक की या जो डाया होगी रिवेट की उसे नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। इसे हिंदी में कहें तो रिवेट का शकल व्यास, इसे कहते हैं हिंदी में रिवेट का सकल व्यास क्या होगा। तो रिवेट का सकल व्यास के बारे में बात करते हैं तो यह जोड़ लगे रिवेट का व्यास होता है, अर्थात कि दोनों प्लेटों को जब जोड़ दिया जाता है उस समय रिवेट का जो व्यास होता है उसे हम लोग ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट कहते हैं, और इसी को हम लोग प्रभावी व्यास भी कहते हैं। और ये प्रभावी व्यास कितना होता है, जितना उस प्लेट के बीच में जो छिद्र होंगे जिनमें रिवेट लगाया जाता है वह इनका प्रभावी व्यास या फिर इस रिवेट का व्यास कहलाता है। नेक्स्ट है गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन क्या कहलाती है। तो गेज लाइन और रिवेट लाइन के बारे में देखते हैं कि प्रतिबल की दिशा समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेज लाइन कहते हैं या फिर रिवेट लाइन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गेज लाइन क्या है, 1-1, यानी देखिए ये जो डॉटेड हमने बनाया है 1-1 जो है या फिर कह सकते हैं 2-2 और 3-3 जो है यह आपकी गेज लाइन या रिवेट लाइन है, रिवेट लाइन। क्लियर, तो रिवेट गेज लाइन और रिवेट लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो गेज डिस्टेंस क्या होता है ये समझिए। देखिए अगर दो 1-1 और 2-2 दो गेज लाइन पे रिवेट लगाए जाएंगे तो इनका ऊर्ध्वाधर तो दोनों रिवेट के बीच का डिस्टेंस होगा, अर्थात कि दो निकटतम गेज रेखाओं के बीच लंबवत दूरी का तात्पर्य है कि इस रिवेट से इसके लंबवत दूरी यानी कि इस डाया के बीच की दूरी को या इस होल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग गेज डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की भी एक गेज होगी और यहाँ से यहाँ भी होगी। ये जी से क्या है, ये डिनोट करता है गेज डिस्टेंस। क्लियर है, लंबवत दूरी क्या हो गई, गेज डिस्टेंस। अब एज डिस्टेंस की बात करते हैं। एज डिस्टेंस और इंड डिस्टेंस दो होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एज डिस्टेंस और इंड डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस क्या है कि रिवेट जोड़ में प्लेट के जो सबसे किनारे है उसके छिद्र से प्लेट के किनारे की जो लंबवत दूरी है। अब देखिए लंबवत दूरी की बात करते हैं तो यहाँ से लेके इसके बीच की दूरी, ये किनारे का, ये जो कहलाता है ये कहलाएगा एज डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा ये एज डिस्टेंस कहलाएगा। और इस डाया से यहाँ की जो समांतर दूरी होगी गेज लाइन से, ये जो डिस्टेंस कहलाएगी वो एंड डिस्टेंस कहलाती है, एंड डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस में कंफ्यूजन मत होइएगा। पिच की बात करते हैं तो पिच में है किसी रिवेट रेखा, रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन पर दो निकटतम रिवेटों के मध्य जो बीच की दूरी है इसे हम लोग पिच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और पिच को इस P से डिनोट करते हैं, यानी इस रिवेट और इस रिवेट या इस होल जो बनाया गया रिवेट के लिए इसके जो बीच की दूरी होगी ये क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। और स्टैंडर्ड पिच क्या होती है, यानी कि देखिए अब ये एक ही गज जो आपका गेज लाइन है या रिवेट लाइन है ये एक ही गेज, इसमें क्या होता है अलग अलग गेज लाइन की जो निकटतम यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी है ये स्टैंडर्ड पिच कहलाती है और इसे P1 से डिनोट किया जाता है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या है, क्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट क्या है, गेज लाइन क्या है, पिच क्या है, एज डिस्टेंस, एज और एंड डिस्टेंस क्या है। तो इस तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट समझ चुके हैं। ओके, तो ये आप बड़े ध्यान से समझिए ताकि आपको न्यूमेरिकल जब लगाना होगा तो एज डिस्टेंस कह दे या फिर एंड डिस्टेंस कह दे या पिच कह दे या गेज डिस्टेंस कह दे तो वहाँ से आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। ओके, थैंक यू।